हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ विद निर्भय यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के अभ्यास 1.1 के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जो भी संख्या अगर p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा हर यानी q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये चीज आपको पता है। तो इसमें बताना है कि क्या जो शून्य है यानी 0 है, उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? क्या 0 परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। कुछ लोग कहेंगे कि सर शून्य परिमेय संख्या कैसे हो गए? तो बाबू, हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, ना? यहां पर p इज इक्वल टू 0 है, q इज इक्वल टू 1 है, और 0 और 1 क्या है बाबू? ये पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना? और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 1 नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब आप देख रहे हैं कि 0 बटा 1 जो है, ये परिमेय संख्या के परिभाषा को परिपूर्ण कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में? लिख लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की दो विधि बताया था। एक पहली जो विधि थी वो ये थी कि जो भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना होता है, उसको हम जोड़ करके और उसका आधा कर देते हैं। यानी अगर पहली संख्या r हो, दूसरी संख्या यश हो, तो इसके बीच की संख्या r बटा यश बाई 2 हो जाती है। फिर अगर मान लीजिए इसको भाग करने से मान लीजिए p आ गया, तो अब हमारे पास तीन संख्याएं हो गई, r यश और p। सॉरी, ये p इसके बीच का है, तो r p और यश हो गया। अब इसके बीच का निकालना हो तो या तो हम r और p को लेंगे या फिर हम p और यश को लेंगे। यानी इन दोनों के बीच r प्लस p बाई 2 या p प्लस s बाई 2 अगर हम करते हैं, तो r प्लस p बाई 2 करेंगे तो इसके बीच की निकल जाएगी, और r प्लस p यश प्लस p करेंगे तो इसके बीच की निकल जाएगी। एक तो ये मेथड है, क्योंकि यह विधि जो है बहुत ही लंबा हो जाता है और बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसलिए हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे। हम अपनाएंगे दूसरी विधि जो एकदम आसान है। और वो विधि क्या है कि जिन भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछता है, तो जितनी परिमेय संख्याओं की संख्या पूछता है, हम प्रयास करते हैं कि जो दी गई परिमेय संख्या है उसका हर या तो उतनी संख्या हो जाए या फिर उसका गुणक हो जाए। जैसे एग्जांपल से हम एक समझते हैं, इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो 6 में हम एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। ये एक अपने मन से जोड़ते हैं, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी आप एक बढ़ा देंगे उसमें। ठीक है, 5 पूछा जाएगा तो 6, 6 पूछा जाएगा तो 7, 7 पूछा जाएगा तो 8, 7 हो गया। अब हम प्रयास करेंगे कि 3 और 4 जो है इसको हम p बटा q के रूप में लिखें, जिसका हर या तो 7 हो या तो 7 का गुणज हो। तो हम 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं और 4 को 4 बटा 1 लिख सकते हैं। अब चूंकि इसके हर को 7 बनाना है या 7 का गुणज बनाना है, तो हम अगर 7 बनाए तो 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। और जब हर में 7 से गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए उसके अंश में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज आप कक्षा 7-8 में पढ़े। इसमें भी 7 से करेंगे तो इसमें भी 7 से करेंगे। अब देखिए, 7 21 बटा 7 और ये हो गया 7 चौको 28 बटा 7। अब आप देख रहे हैं कि 3 और 4 जो परिमेय संख्याएं हैं वह p बटा q के रूप में उनको हम 21 बटा 7 और 28 बटा 7 लिख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि 7 ही लिखेंगे, आप इसका गुणज यानी 14 से भी गुणा कर सकते हैं, 21 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 7 का ही गुणज होना चाहिए।
अब देखिए, चूंकि दोनों परिमेय संख्याएं हैं या दोनों भिन्न हैं, इनके हर क्या है, समान है। जब इनके हर समान होते हैं ना, तो इनके अंश जो होते हैं उनको हम क्रम से लिख सकते हैं। जैसे 21/7 को हम लिख देंगे 21/7 के बाद 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7, फिर आएगा 27/7 और 28/7 आपका दिया हुआ। अब आप देख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के और एकदम आसानी से और कम समय में 21/7 और 28/7 के बीच ये 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है, आ रहा है समझ में? यही आपका उत्तर हुआ, ये आपका आंसर है, आप लिख लीजिए। हम लोग का अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें 3/5 और 4/5 एक परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में ऑलरेडी लिखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 परिमेय संख्याएं अगर पूछ रही हैं तो 5 में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे यानी 6। यानी ये जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके हर को हम 6 का गुणज बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बनाते हैं 3/5 और 4/5, यही दो परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि 6 का गुणज बनाने के लिए हम इसके हर में 6 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे, फिर नीचे 6 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे। यहां तक तो आप समझ रहे हैं। 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18 और 6 पचे हो जाएगा 30। इसको हम करेंगे कि 6 चौको 24 और 6 पचे 30। अब आप देख रहे हैं कि 3/5 और 4/5 को हम 18/30 और 24/30 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों के हर समान हैं तो इनके अंश को हम क्रम से लिख देंगे। यानी 18/30 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। अब आप देख सकते हैं कि 18/30 यानी 3/5 और 24/30 यानी 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं। यही आपका उत्तर हुआ। देख सकते हैं आप कितना आसान है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या निकालना। 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए दे दे, 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए दे दे, 7 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए दे दे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इस अभ्यास का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। जिसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। जो भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या वो सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? बताना है सत्य है कि असत्य है। तो आप कहेंगे सर यह सत्य है। मतलब जो भी प्राकृत संख्या होगा वह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। कारण ये है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। आ रहा है समझ में? जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जो प्राकृत संख्या होगा यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। यानी गिनती में जो भी संख्याएं हम प्रयोग करते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें या प्लस इनफाइनाइट तक, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो जो संख्याएं बनेंगी उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। आ रहा है ना? इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे बात समझ में? चलिए दूसरा करें, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है। तो आपका जवाब होगा
नहीं, या फिर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। अब कहेंगे सर कैसे, इसका कारण दीजिए। तो कारण यह है कि आपको पता है कि जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, यानी ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं। तो जो पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक हैं वो कभी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आइए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होगी, बताइए। तो पूर्णांक संख्याओं में आप माइनस इनफाइनाइट से लेके -4, -3, -2, -1, 0, फिर प्लस में +1, +2, +3, +4 ऐसे डट प्लस इनफाइनाइट तक, यानी ये पूर्णांक संख्या है जिसमें जीरो सहित निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं अभी आप ऊपर देखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 डट इनफाइनाइट। मतलब अब आप देख सकते हैं कि जो भी पूर्ण संख्याएं हैं वह तो पूर्णांक संख्याओं में आ जा रही है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आ रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी पूर्णांक संख्याएं होंगी प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन इसका उल्टा अगर आपसे पूछ दे क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि जो भी पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक संख्याओं के अंदर समाहित हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो पूर्णांक तो हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ गए आप बात को? चलिए अब तीसरा है इसमें का, तीसरा बहुत आसान है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर तो आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर होगा असत्य। इसका उत्तर क्या होगा? असत्य। अब आप कहेंगे कि सर असत्य कैसे हो गया? तो देखिए आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आप कोई भी चीज समझेंगे तो बहुत आसान होगा और आपको समझ भी आएगा। परिमेय संख्या पहले हम लिख लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या जो आपके मन में आ जाए। ठीक है, चलिए लिख लिए परिमेय संख्या, लिख लिए। अब पूर्ण संख्या भी लिख लेते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या भी लिखे हैं, लिखे हैं ना डट इनफाइनाइट तक। और यहाँ ये परिमेय संख्या है, यहाँ लिख लीजिएगा परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, परिमेय संख्या। अब आप देखिए एग्जाम्पल देखिए और फिर बताइए। आप देख रहे हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं में तो समाहित हो जा रही है। यानी पूर्ण संख्याओं को हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये जो परिमेय संख्याएं हैं, प्रत्येक परिमेय संख्याएं, क्या हम इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं? उत्तर होगा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी भिन्न में है, ये भी तो भिन्न में है। लेकिन इस परिमेय संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डट प्लस इनफाइनाइट तक ये सभी परिमेय संख्याएं तो है। वो परिमेय संख्याएं इस पूर्ण संख्याओं में समाहित हो जाएंगी, लेकिन जो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में पहले से लिखी हुई है, मतलब 2/3, 5/3 और 4/9, उनको हम पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। समझ रहे बात? इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? और इसी का अगर उल्टा आपसे पूछ दे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्याओं के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब क्लासेस के साथ जुड़ करके और मैथ्स को एकदम आसान बना सकें और खेल खेल में आप गणित सीख सकें। धन्यवाद।